बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों लिहाज से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नए सिलेबस में भी उतनी ही अहमियत रखता है जितनी ये पुराने सिलेबस के अंदर अहमियत रखता था। पुराने सिलेबस में तो पास्ट पेपर में इस टॉपिक में से 12 बार बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में मिल जाएंगे। आपको काफी बार एमसीक्यूज भी जो सा है वो इस क्वेश्चन में से मिलेंगे। ये टॉपिक है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले आप मोशन की दो बेसिक टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली है वन डायमेंशनल मोशन और दूसरी है टू डायमेंशनल मोशन। बेटा, वन डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं? अगर बॉडी किसी एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, वो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है और या फिर वो वाई एक्सिस में मूव कर रही है, तो किसी एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करती हुई बॉडी को मोशन को आप वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे देखें, एक सिंपल हॉरिजॉन्टल सरफेस लें और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर आप बॉल को थ्रो करें फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी, तो अब ये बॉल जो सी है वो एक सिंगल डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है। आप इसकी मोशन को वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। लेकिन स्टूडेंट, टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है? जिसमें बॉडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग एक साथ मूव कर रही होती है। अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस as well as along y एक्सिस, ऐसी मोशंस को आप टू डायमेंशनल मोशंस कहते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, आप अपनी कॉमन लाइफ में अपस्टेयर्स चलते हैं। जब आप अपस्टेयर्स चढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? आप आगे की तरफ एक्स एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और आप अपवर्ड वाई एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो आपकी ये मोशन जो सी है वो किसी भी कैंडिडेट की ये मोशन टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। इसी तरह अगर आप फुटबॉल को हिट करें इन एयर, तो आप देखेंगे कि ये बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो आप इसकी मोशन को नाम देंगे टू डायमेंशनल मोशन का। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप प्रोजेक्टाइल मोशंस को डिफाइन करेंगे कि जितनी टू डायमेंशनल मोशंस हैं वो सारी प्रोजेक्टाइल मोशंस कहलाती हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशंस की डेफिनेशन आप यहां से लिखेंगे, टू डायमेंशनल मोशन under constant acceleration due to gravity is called प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा स्टूडेंट, देखिएगा इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं आपके पास। प्रैक्टिकल लाइफ इसकी एग्जांपल है मोशन ऑफ अ फुटबॉल किक बाय द प्लेयर, इसी तरह क्रिकेटर छक्का लगाता है, ठीक है। अ क्रिकेटर हिट द बॉल विद बैट, तो वो जो सिक्स लगता है वो भी बेसिकली आपके पास क्या होता है? टू डायमेंशनल होता है। इसी तरह स्टूडेंट, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, वी वॉक अप स्टेयर्स, तो वो मोशन भी हमारी क्या होती है?
टू डायमेंशनल मोशन होती है। तो ऐसी वो तमाम मोशन जिसमें आप बॉडी में अलोंग एक्स और अलोंग वाई मूव करते हैं एक साइमल्टेनियसली एक साथ, हम ऐसी मोशंस को नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस का। बेटा याद रखिएगा एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड राइट डाउन इट्स एग्जांपल। अच्छा बेटा, अब आप देखें प्रोजेक्टाइल मोशंस को दो टाइप्स में डिफाइन किया जाता है। इसकी पहली टाइप को आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और इसकी दूसरी टाइप को आप कहते हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। मेरा बेटा याद रखिएगा एग्जाम में हॉरिजॉन्टल और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल दो अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यानी आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ऊपर होगा, और नेक्स्ट जो सा है वो हम अपना ओब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे लेक्चर नंबर 12 के अंदर। और फिर रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम इसके अंदर कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को। स्टूडेंट एक्स और वाई एक्सिस को कंसीडर करें। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन पॉइंट ए से ड्रॉप किया जाए, आप इसको यहां ए से, पोजीशन ए से फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। यानी आपने बॉल पकड़ा हुआ है और आप उस बॉल को छत पर खड़े होकर सामने की तरफ फेंकें, तो ये बॉल क्या करेगा, ये बॉल आगे भी ट्रेवल करेगा और ये बॉल नीचे भी आएगा। तो वो जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये प्रोजेक्टाइल हाफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप क्या देखेंगे कि आप एक बॉल को थ्रो करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं किसी सर्टन हाइट से, पॉइंट एच से। ये इसकी कुछ हाइट एच है, तो आप इस हाइट पे जब बॉल को थ्रो करेंगे तो वो बॉल फॉरवर्ड भी मूव करेगा और फिर नीचे भी आना शुरू कर देगा। तो आप इसकी मोशन को नाम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है जी, बॉल थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट। इसी तरह इसकी एक एग्जाम्पल जो आमतौर पे समझाई जाती है वो कैनन फायर की समझाई जाती है। कैनन फायर क्या होता है, आप देखिए अगर आप पुराने वक्तों की बात करें तो पुराने वक्तों में किले होते थे और उन किलों की हाइट से एक कैनन जो सा है वो हाइट पर पड़ा होता था उसकी सेफ्टी के लिए, और यहां से कैनन बॉल जो सा है वो फायर किया जाता था एनिमीज के ऊपर। तो उसका जो पाथ बनता था ग्राउंड के ऊपर, वो भी क्या बनता था, आपके पास प्रोजेक्टाइल बनता था। आप उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट देखिए, आप इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या लिखेंगे, कंसीडर अ बॉल थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट एच इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये बड़ी अहम बात है। आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको फॉरवर्ड फेंकते हैं। अब ये बॉल क्या करेगा, ये बॉल ट्रेवल करेगा फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। दिस बॉल मूव्स
फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। अच्छा बट याद रखिएगा बच्चों, हम इस सारे प्रोसेस के अंदर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे। इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन, यहां प्रैक्टिकली एयर फ्रिक्शन मौजूद होती है, लेकिन आपको एयर फ्रिक्शन इस वजह से इग्नोर करनी है कि फिर ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स है ना, ये आपको अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ जाएंगे, एरोडायनेमिक्स फंक्शंस निकालने पड़ेंगे, एरोडायनेमिक पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। लिहाजा आप एयर फ्रिक्शन को यहाँ पर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ताकि एरोडायनेमिक्स जो पैरामीटर्स है वो आपको यहाँ पर डिस्कशन ना करने पड़े। अब स्टूडेंट देखिए, ये बॉल जब फॉरवर्ड मूव कर रहा है एज वेल एज डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी का कंपोनेंट vx फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसका vx आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, vx इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, और इसका जो vy है वो कंपोनेंट इसका कहां पर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और vx इसका क्या रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इस तरह से ये जो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। अब स्टूडेंट यहां से आपने कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं। पहली बात, पहला रिजल्ट, ये रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, जो आप लोगों को याद होने चाहिए और आप लोगों ने समझने हैं। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है जी, पहला क्या रिजल्ट है जी, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल रहेगा। बच्चों जो इनिशियल पुल एक दफा आप यहां से दोगे, उसके बाद इस पूरे रास्ते में कोई भी ऐसा एलिमेंट या फैक्टर मौजूद नहीं है जो इसकी वेलोसिटी को कम या ज्यादा करेगा। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा किसके बराबर रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी के, और ये वेलोसिटी थ्रू आउट दी प्रोजेक्टाइल आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे। अब स्टूडेंट आपको ये बात याद होनी चाहिए है, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ax आपके पास क्या होगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, कांस्टेंट है। उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। अब s आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, आप इसको x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी आई आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि हमने ऊपर ये सीख लिया है कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट के क्या होती है, इक्वल होती है। और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा यहां पर, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपका बिकॉज यहां पर जीरो है, तो आप यहां पर क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो अब डेरिवेशन जो हॉरिजॉन्टल मोशन की आपके पास बन जाएगी, वो क्या बनेगी, एक्स वी इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टाइम टी। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने की इक्वेशन बन जाएगी। तो अब आप देखिए, आपने अपने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी भी देख ली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, उसका एक्सेलरेशन भी समझ लिया, और आपने उसका क्या समझ लिया, उसका डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट आप देखें वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। स्टूडेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी जो सा है, एयर फ्रिक्शन तो आप निग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन डेफिनेशन में आपने क्या लिखा था, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये कौन सा होगा, ये वाला एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट होगा।
और जब ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इस पर ग्रेविटी का असर रहेगा, और जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगी तो ग्रेविटी जो सी है वो जमीन के करीब आते हुए बढ़ती रहती है, लिहाजा इस बॉडी की नीचे आते हुए वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो ये एरोज जो है वो नीचे आते हुए बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि नीचे आते हुए इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीजिंग होती जाएगी। तो स्टूडेंट आप यहां पर इसका जो वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट का वो क्या लिखेंगे, वी वाई, और इसे आप क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग लिखेंगे। अब देखिए बहुत ही टेक्निकल बात, आपने यहां से बॉल तो कब थ्रो किया था, हॉरिजॉन्टली। तो इस स्पेसिफिक लम्हे के ऊपर इस बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा, और जब ये नीचे जमीन के करीब तरीन पहुंच जाएगी तो इस बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगा जमीन पे टकराने से पहले। तो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग। लेकिन बेटा इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि वर्टिकल एक्सेलरेशन जो सा है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल एक्सेलरेशन हमेशा जी के इक्वल होता है, और जी का एक्सेलरेशन ऑलवेज आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो दैट्स हाउ स्टूडेंट आप वर्टिकल मोशन को जो सा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप स्टूडेंट इसकी साइन कन्वेंशंस को देखेंगे। वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वी वाई जो सी है वो क्या कंसीडर होगी, वो पॉजिटिव कंसीडर होगी। इससे पहले वाला टॉपिक जो सा है उसमें आप ये बात पढ़ के आ चुके हैं कि अगर डाउनवर्ड बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ग्रेविटी की डायरेक्शन के साथ क्या होती है, सेम रहती है, लिहाजा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होगा, पॉजिटिव कंसीडर होगा। और इसी तरह अब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, आप इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अब आप इसका कैसे निकालेंगे, एस किससे रिप्लेट होगा, वाई से। वी इनिशियल क्या है, इनिशियल पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है, तो वी आई की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, 0 टाइम टी, 1/2 जी आ जाएगा ए की जगह पर क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो टी स्क्वायर आ जाएगा। जी की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ये आपके पास इसकी वर्टिकल मोशन की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपके पास कौन कौन से रिजल्ट आपने निकाले। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, 0, और उसका आप डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम करेंगे, x इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। इसी तरह वर्टिकल मोशंस में आपकी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो नीचे आते हुए बढ़ती जाएगी क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे जमीन के करीब तरीन ज्यादा होती है। और वर्टिकल एक्सेलरेशन जी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि नीचे आते हुए फ्रीली फॉल बॉडी की जो मोशन है वो अंडर दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होती है। और वी वाई का साइन आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और आखिर में आपने सीखा कि वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, 1/gt स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां तक आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो सा है वो इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशंस की जो आप लोगों को आनी चाहिए और जो आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल के ऊपर होगा। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो सा है वो उसको मुकम्मल करेंगे।